आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर 9 है आपका और वीडियो नंबर 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। वीडियो नंबर 2 है, इसको कंप्लीट वॉच करना आप। देखो फर्स्ट वीडियो में अपन ने जो देखा था वो था एडिशन कंपाउंड्स। बच्चों एडिशन कंपाउंड दो टाइप के थे, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, अब वैसे कंप्लीट मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या है। सेकंड है सम टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन कौन सी टर्म्स है बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड एंड इट्स टाइप, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद है बच्चों आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप। दो टाइप की होती है आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Structural isomerism can be classified another in 4 categories: ionization isomerism, hydrate isomerism, linkage isomerism, coordination isomerism. And stereoisomerism are generally classified into 2 categories: geometrical isomerism and optical isomerism. Okay, next topic is bonding in coordination compound. Bonding in coordination compound, this is very important topic with respect to exam point of view. And there are 3 theories are given for bonding: वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एंड ये हमारे 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं बच्चों। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बैक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, सो बच्चों आज अपन को जो मेजर कवर करना है वो है सम टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, CMA से लेकर कोऑर्डिनेशन नंबर तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जो मैंने आपको बताया था जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें सेंट्रल मेटल एटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसमें ये जो सबसे पहले लिखा हुआ मेटल है इसे बोलते हैं अपन सेंट्रल मेटल एटम। ओके, और ये क्या करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए एक्सेप्टर का रोल करता है। मतलब जो लिगेंड्स होते हैं सामने उनसे लॉन पेयर लेकर के ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। ओके, लिगेंड यहाँ पर बच्चों साइनाइड है। चलो, और हमने बात की थी सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है, और दूसरी बात की थी लिगेंड की। लिगेंड या तो न्यूट्रल कोई भी स्पीसीज हो सकती है या कोई भी एनायनिक स्पीसीज हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करती है। ओके, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जैसे यहाँ पर 2 साइनाइड लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम यानी सिल्वर को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब बच्चों बात करेंगे अपन टाइप ऑफ लिगेंड की। देखो लिगेंड का रोल क्या है, मुझे एक बात बताओ। लिगेंड का रोल है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर दे के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये कि वो एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम से, उस बेसिस पर हमने लिगेंड्स को अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ओके, ऑफ लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर मैनी कैटेगरीज। जिन बच्चों फर्स्ट जो कैटेगरी आ रही है वो बच्चों आ रही है मोनोडेंटेट लिगेंड की। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एज यू कैन सी, मोनो मीन्स वन और डेंटेट मीन्स डेंटिसिटी। दोज लिगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनर एटम फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। द लिगेंड्स दोज डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर और वन डोनर एटम फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी उनके पास एक डोनर एटम होता है या एक लोन पेयर होता है उनके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। दोज लिगेंड्स विच फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऐसे भी अपन इसको कह सकते हैं। ऐसे लिगेंड्स जो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे कौन कौन से अच्छा लिगेंड हमेशा या तो न्यूट्रल भी कोई मॉलिक्यूल होगा, न्यूट्रल स्पीसीज होगी, या एनायनिक होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। लिगेंड की अगर अपन बात करें बच्चों तो ये कुछ 6 लिगेंड्स हैं जो न्यूट्रल है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, कौन कौन से बच्चों? H2O है, NH3 है, CO है, PS3 है, C5H5 है, PPH3 है, PH4 फिनाइल। ठीक है, अब अगर बात करें H2O की तो इसको बोलते हैं बच्चों एक्वा। क्या बोलते हैं इसको? एक्वा। अगर बात करें NH3 की इसको बोलते हैं अमाइन। ठीक है, CO की बोलते हैं कार्बोनाइल, PS3 की फॉस्फीन, C5H5 ये होता है बच्चों पिरिडीन। और पिरिडीन को अपन शॉर्ट में बच्चों लिख सकते हैं PY। PPH3 ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। अब अगर इन लिगेंड्स की बात करें तो आप सोच रहे हो सर H2O का नेम तो वाटर होता है, लेकिन तो ये सिंपल नेम यहाँ पर अपन ने नहीं लिखे, यहाँ IUPAC नेम लिखे हुए हैं इनके। H2O का IUPAC नेम एक्वा होता है, इसका अमोनिया होता है सिंपल नेम, बट IUPAC में इसको अमाइन कहते हैं। CO का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, बट इसको यहाँ बोलेंगे कार्बोनाइल। PH3 फॉस्फीन गैस, ये पिरिडीन, और ये ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, 3 फेनाइल ग्रुप लगे हुए हैं।
अब यहाँ पर देखो डोनर एटम बताने इनके, तो डोनर एटम एक्वा यानी कि वाटर का डोनर एटम क्या कौन सा है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। सीधी बात है, लॉन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है तो ऑक्सीजन डोनर एटम। चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 नाइट्रोजन डोनर एटम है, चार्ज जीरो है। CO कार्बन डोनर एटम है, चार्ज जीरो है। PH3 में फॉस्फोरस डोनर एटम है, चार्ज जीरो है। C5H5 में नाइट्रोजन बच्चों का डोनर एटम है, चार्ज जीरो है। PPH3 में फॉस्फोरस डोनर चार्ज जीरो है। मतलब सबके ऊपर चार्ज जीरो, क्योंकि सब न्यूट्रल लिगेंड है। लेकिन डोनर एटम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोनर एटम ओनली वन है, यानी एक ही लॉन पेयर यहाँ पर अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। तो ये सारे कैसे लिगेंड है बच्चों, मोनोडेंटेड लिगेंड। यानी H2 अगर एक होगा तो एक ही डोनर एटम होगा उसका, और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो बनाएगा। 5 होंगे तो 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड। देखो बच्चों ऊपर ये जो 6 लिगेंड्स आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए एक डोनर एटम अवेलेबल है बट चार्ज इन पे जीरो है। इन सब में भी जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स है ये भी मोनोडेंटेट है बट ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, मतलब इन पर चार्ज होता है। ओके, तो जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जो होता है उसका जो नेम होता है सिंपल, क्लियर। जैसे इसका नेम क्लोराइड है बच्चों, क्या है, क्लोराइड। लेकिन IUPAC में जो है इसका नाम क्लोरिडो या क्लोरो होता है। अब ये कैसे लिखा है मैंने, तो इसके कुछ रूल है। IUPAC में किसी भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को किस तरह से लिखते हैं बच्चों, इसके रूल होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। देखो IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स कैसे देते हैं। नेगेटिव लिगेंड की बात करें तो नेगेटिव लिगेंड के नेम के लास्ट में बच्चों ये 3 वर्ड आते हैं। एक आता है आइड, एक आता है आइट, या आता है एट। कि अपन को क्या करना है, आइड, आइट और एट जो आ रहा है लिगेंड के नेम के पीछे से, क्लोराइड आ रहा है, आइड आ रहा है ना, तो अपन को क्या करना है, इस आइड को, आइट को, एट को हमें रिमूव करना है, कंप्लीटली रिमूव करना है। पूरे आइड को कर देना है, जो आइट आ रहा है तो उसको, आइट एट आ रहा है उसको, और हमें ओ ऐड कर देना है। या फिर एक दूसरा तरीका और होता है बच्चों, कई बार ये वाला तरीका भी अपन यूज लेते हैं। क्या करेंगे अपन, देखो इन सब के पीछे, आइड के पीछे ई आ रहा है, आइट के पीछे ई आ रहा है, एट के पीछे भी ई आ रहा है। हम क्या करेंगे, पूरे को रिमूव ना करके आइड को हम ई को रिमूव करेंगे और ओ ऐड, यानी ऐड हमें ओ ही करना है, या तो पूरे को रिमूव करके वो करेंगे या ई को रिमूव करके वो करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, सल्फाइड है बच्चों, क्या आ रहा है, इसका नेम होता है सल्फाइड, ये नॉर्मल नेम। बट IUPAC में नेम इसका सल्फाइड नहीं होगा। IUPAC में इसके 2 नेम होंगे, या तो आप पूरे आइड को हटा के ओ लगाओ यानी सल्फो, या ई को हटा के ओ लगाओ सल्फाइडो। या तो सल्फाइडो इसका नेम होगा या सल्फो नेम होगा, क्लियर हो रहा है। ऐसे देखो इसका नेम बच्चों सल्फेट होता है। क्या होता है, सल्फेट। सल्फेट की बात करें, या तो अपन 8 को हटा के ओ लगा दें, 8 को हटा के ओ लगा दें, सल्फो हो जाएगा, ठीक है। ये हम ई को हटा के ओ लगा सल्फेट। अब जरा तो हम देखो, अगर हम यहाँ पर सल्फाइड की बात करें, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप आइड को हटा के ओ लगा रहे हो और ई को हटा के ओ, तो इन दोनों में से सही कौन सा है। देखिए दोनों ही सही है, लेकिन यूज कब कौन सा करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर अपन यहाँ पे बात करें तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, अगर इन दोनों के देखें, सल्फाइड में जब हमने आइड को हटाया तब नाम सल्फो हुआ, और सल्फेट में जब हमने 8 को हटा के ओ लगाया तब भी सल्फो हुआ, क्लियर हुआ। तो ऐसे में क्या होगा, इन दोनों के नाम सल्फो अगर रख दिए तो ये दोनों सेम लगेंगे अपन को। ऐसे में क्या करेंगे, सल्फाइड के लिए तो अपन हम यूज़ कर लेंगे ये वाला नाम सल्फाइडो, क्लियर ना, ये यूज़ नहीं करेंगे। और सल्फेट के लिए कौन सा यूज़ कर लेंगे बेटा, सल्फो यूज़ कर लेंगे, ये यूज़ नहीं करेंगे, तो कन्फ्यूजन बंद हो जाएगा। सल्फो लिखा हुआ है दैट मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं, और सल्फाइडो लिखा हुआ है दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं। इस तरह अपन क्लियरली डिफरेंस कर लेते हैं। ओके, अच्छा तो बच्चों अब अपन देखते हैं, जैसे फर्स्ट हमारे पास लिगेंड है क्लोराइड। कौन सा है, क्लोराइड। तो इसका नेम क्या हो गया, क्लोरो हो गया, आइड को हटा के वो लगा दिया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। डोनर एटम बच्चों इसमें Cl है अकेला, और चार्ज नेगेटिव है -1। ऐसे बच्चों ब्रोमाइड से ब्रोमो हो जाएगा, फ्लोराइड से फ्लोरो हो जाएगा, आयोडाइड से आयोडो हो जाएगा, ऑक्साइड से हमारे पास ऑक्सो हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड होता है इसका नेम OH नेगेटिव का, इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सो, ठीक है। डोनर एटम इसमें ऑक्सीजन है, चार्ज -1 है। सल्फाइड है तो देखो मैं बता रहा हूँ सल्फो या सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। सल्फेट का क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं भाई। इसके लिए अपन सल्फाइडो बोल रहे हैं तो इसके लिए सल्फो नहीं बोल सकते ना, सल्फेटो बोलेंगे, ठीक, -2, ठीक है। नाइट्रेट है इसका, नाइट्रेट तो इसका हो जाएगा नाइट्रेटो। साइनाइड है इसका हो जाएगा साइनो, इसका आइसोसाइनाइड इसका हो जाएगा आइसोसाइनो। तो डोनर एटम देखो, साइनाइड में डोनर एटम कार्बन होता है, आइसोसाइनाइड में डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसको और आगे अपन क्लियर करेंगे, -1 -1।
ये होता है NO2 माइनस और ONO, ये होता है बेटा नाइट। तो इन दोनों का नाम नाइट्राइट है, इसका नाम भी नाइट्राइट है और बच्चों इसका नाम भी नाइट्राइट है। दोनों के नाम के पीछे आइट आइट आता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो बच्चों, इस लिगेंड की बात करें तो इस लिगेंड में नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, जबकि इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है? उसके नेम से। इसका नेम नाइट्राइट है, तो इसमें अपन पूरे आइट को हटा के वो लगा देते हैं और ये हो जाता है नाइट्रो। इसका नाम बच्चों नाइट्राइट है सेम। इसमें अपन क्या करते हैं, ई को हटा के वो लगाते हैं, इसका होता है नाइट्राइटो। तो नाइट्राइटो अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नाइट्राइट जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है उसकी बात हो रही है, और अगर नाइट्रो लिखा हुआ है तो वो नाइट्राइट जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम उसकी बात हो रही है। क्लियर हुआ? जो डोनर एटम या नाइट्रोजन है, यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन है, एक बार में एक ही डोनर एटम है, ठीक है, और चार्ज नेगेटिवली चार्ज है। तो ये सब बच्चों मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों डाइडेंटेड लिगेंड्स की। ऐसे लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। किसके साथ बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। बच्चों अगर अपन यहाँ पर बात करें डाइडेंटेड लिगेंड्स की, तो देखो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डाइडेंटेड लिगेंड्स यहाँ पर हैं, तीन है, ग्लाइसिनेट भी, तीन इंपॉर्टेंट डाइडेंटेड लिगेंड्स यहाँ पर हैं। क्लियर है? अब देखो अपन इसको मतलब यहाँ पर टेबल है, लेकिन मैं इसको अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो बच्चों, ये है बाइडेंटेड लिगेंड। सबसे पहले हमारा बच्चों है इथाइलिन डाइएमाइन। क्या है? इथाइलिन डाइएमाइन। ये देखो बच्चों, इथाइलिन है, CH2 ग्रुप को इथाइलिन बोलते हैं, और ये अमाइन है डाइएमाइन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 NH, चार हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे लिख दिए। दो डोनर एटम है, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, इसलिए डाइडेंटेड लिगेंड है ये। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो विजिबल ओनली डोनर साइड। यहाँ पर केवल दोनों नाइट्रोजन ही विजिबल है, बाकी हमने सब कुछ हटा दिया। ऐसे यहाँ पर ऐसे सेमी सर्कल सा बना दिया, इस तरह भी अपन इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों दो डोनर एटम है, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक अकेला लिगेंड दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, चार्ज जीरो इसलिए न्यूट्रल है। कुछ किताबों में डाइडेंटेड होता है, कुछ में बाई, दोनों ही सही है। दूसरा बच्चों ऑक्जेलेट OH-2। देखो बाइडेंटेड लिगेंड ये न्यूट्रल वाला हो गया, और बाइडेंटेड लिगेंड ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ऑक्जेलेट होता है इसका नेम। अच्छा, ऑक्जेलेट तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन IUPAC में क्या करेंगे अपन, ई को हटा के ओ लगा देंगे, तो ये हो गया ऑक्जेलेटो। ठीक है, जनरली यहाँ पर 8 को हटा के ओ नहीं लगाते, इसके लिए ऑक्जेलो यूज नहीं करते, यहाँ पर ऑक्जेलेटो यूज करते हैं। ठीक है, तरीके दोनों ही है, लेकिन किताबों में ये यूज मिलेगा आपको। अब देखो ये होता है COO-, दो CO- ग्रुप एक साथ अटैच कर दो, C2O4-2, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, बना ऑक्जेलिक एसिड से एक्चुअली में। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, COOH उनको कनेक्ट कर देते हैं अपन। अब क्या करते हैं, दोनों H को रिमूव कर देते हैं, प्रोटॉन को, तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, तो हम 8 बोलने लग जाएंगे, तो ऑक्जेलिक एसिड को बोलेंगे ऑक्जेलेट, ये तो नॉर्मल है, और IUPAC में ऑक्जेलेटो। दो डोनर एटम है पर O-, बाइडेंटेड लिगेंड है, चार्ज -2 है, तो ये एनायनिक लिगेंड है। ऐसे बच्चों एक ग्लाइसिनेट लिगेंड और होता है जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड से बनता है। ओके, अब बच्चों ट्राइडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 3 डोनर साइट्स होती हैं। पिछले हमने एक एग्जांपल देखा था EN, यहाँ है डाई-EN, मतलब 2 इथाइलिन ग्रुप है, डाई इथाइलिन, और अगर 2 इथाइलिन ग्रुप है तो अमाइन 3 हो जाएंगे। क्लियर है? डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। पिछले केस में एक इथाइलिन था, 2 अमाइन थे, इसमें 2 इथाइलिन आ गए, 3 अमाइन हो गए। लिखने का तरीका NH2 इथाइलिन NH इथाइलिन NH2, 3 डोनर नाइट्रोजन एटम्स अवेलेबल है यहाँ पर, N, चार्ज जीरो, न्यूट्रल लिगेंड है। एक जो दूसरा एग्जाम्पल होता है इमिडो डाइएसिटेट। इमिडो डाइएसिटेट कैसे बनेंगे, तो इसका नेम है अमोनिया, इसका नेम है अमीन। अगर एक H को हम रिमूव कर देंगे तो उसको अमीन बोलते हैं, 2 को रिमूव कर देंगे तो उसको इमिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इमिडो। 3 को रिमूव कर देते हैं तो नाइट्रिलो बोलते हैं। अच्छा, और ये बच्चों होता है एसिटेट ग्रुप, CH3। एसिटिक एसिड तो CH3COOH होता है, सब जानते हैं। प्रोटॉन रिमूव करेंगे तो ये एसिटेट होगा। अब देखो यहाँ पर हमने करना है क्या बच्चों, इमिडो डाइएसिटेट में इमिडो ग्रुप लाना है। इमिडो कौन सा होता है? NH, ये वाला, ये। अब यहाँ पर जो 2 प्रोटॉन रिमूव किए हैं हमने, उसकी जगह एसिटेट ग्रुप लगा देने हैं, तो इमिडो डाइएसिटेट इसका नेम हो गया। यहाँ पर 2 डोनर एटम, 3 डोनर एटम है, OO। एक कन्फ्यूजन और होता है, जब भी कभी अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल और ऑक्सीजन नेगेटिव हो तो दोनों में से डोनर होती है ये वाली, ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाली नहीं होती। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन है, लेकिन डोनर 2 ही होंगे, बाकी ये 2 नहीं होंगे, न्यूट्रल वाले 2 ये हैं, और एक नाइट्रोजन है 3। तो डोनर एटम कितने होंगे बच्चों इसमें? 3। ठीक है, इस तरह से ट्राइडेंटेट है। अब बात करते हैं बच्चों टेट्राडेंटेट की। इसमें 4 डोनर एटम्स होते हैं, मतलब एक ही लिगेंड 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। एग्जाम्पल बच्चों देखो, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, इसमें क्या है 3 इथाइलिन ग्रुप अटैच कर दिए तो अमाइन 4 हो जाएंगे। ठीक है,
ट्राई EN भी लिख सकते हैं, 4 डोनर साइट्स हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल है नाइट्रिलो ट्राई एसिडेट। नाइट्रिलो ग्रुप मैंने ऊपर बताया, देखो आपको नाइट्रिलो में क्या होता है, नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन हट जाते हैं और उन 3 चीज़ें एसिडेट ग्रुप लग जाएंगे। तो यहाँ पर डोनर साइट्स कितनी होगी, ये तो नाइट्रोजन हो गया एक तो, और 3 O हो जाएंगे, O तो 3 हो रहे 4, तो ये हो गया 4 डोनर एटम। ओके, अब अपन बात करेंगे पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स की। तो देखो एक इंपॉर्टेंट लिगेंड आ रहा है EDT। देखो EDT एक ऐसा लिगेंड है जो पेंटाडेंटेट भी हो सकता है और हेक्साडेंटेट भी। एक ही लिगेंड ऐसे कैसे दोनों ही तरह काम कर सकता है, तो जरा देखते हैं। देखो EDT पेंटाडेंटेट लिगेंड भी हो सकता है और हेक्साडेंटेट भी। अगर EDTA के ऊपर -3 चार्ज है तो इसको बोलेंगे पेंटाडेंटेट है, मतलब इसमें 5 डोनर एटम्स है। और अगर -4 है तो हेक्साडेंटेट है। अगर इसमें -3 चार्ज है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, पहले वो देखते हैं। E4 इथाइलिन, D4 डाइएमाइन, ये पढ़ा हुआ है अपन ने, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है इथाइलिन डाइएमाइन। और T4 ट्राई एसिटेट, मतलब अगर इथाइलिन डाइएमाइन पर 3 एसिटेट ग्रुप अपन लगा दे, 3 एसिटेट ग्रुप, तब तो बनेगा -3, ठीक है, क्योंकि हर एसिटेट से -1 चार्ज आता है, तो 3 से 3 आ जाएगा। लेकिन अगर 3 की जगह 4 लगा दे तो टेट्रा एसिटेटो, तो T4 ट्राई भी होता है, T4 टेट्रा भी होता है, इसलिए फुल फॉर्म बैटरी देखो इथाइलिन डायमंड ट्राई एसिटेटो से भी बन रहा है और इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसिटेटो से भी ये बन रहा है। एसिटेटो क्यों लगाया पता है ना, एसिटेट नहीं बोल रहे अपने, 8 को हटा के वो लगा दिया। अब देखो डोनर एटम यहाँ पर होते हैं 5, इधर होते हैं 6, ठीक है, हेक्साडेंटेट में 5 में कौन कौन से, 3 तो हमारे पास ऑक्सीजन होंगे बच्चों एसिटेट से आएंगे, और 2 होंगे नाइट्रोजन जो इथाइलिन डाइएमाइन से आएंगे। अच्छा, इधर 6 में क्या होगा, 4 तो ऑक्सीजन आएंगे और 2 नाइट्रोजन आएंगे। अगर हम बात करें ये पेंटाडेंटेट हो तो 3 ऑक्सीजन आए इसमें डोनर एटम, और इधर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे टेट्रा एसिटेट से और 2 नाइट्रोजन आ जाएंगे। क्लियर है, स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये इथाइलिन डाइएमाइन की स्ट्रक्चर है, क्लियर बना रखी है अपन ने। अब ये क्या होता है, एसिटिक एसिड, और ये हो गया हमारे पास एसिटेट, IUPAC में एसिटेट। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, ये 3 एसिटेट ग्रुप अगर लगा देते हो, यहाँ पर एसिटेट लगा देते हो 1, यहाँ पर लगा देते हो 2, और यहाँ पर लगा देते हो 3 अगर एसिटेट ग्रुप लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगा, EDTA -3 पेंटाडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। और इसकी जगह भी लगा देते हो एसिटेट, चारों पर लगा देते हो तो बन जाएगा हेक्साडेंटेट। क्लियर है। अब बच्चों आ रहा है हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोज मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच हैव मोर देन 1 डोनर एटम बट ओनली 1 डोनर एटम फॉर्म बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम कॉल्ड एम्बीडेंट। मतलब ये कि ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास डोनर एटम तो एक से ज़्यादा होते हैं बच्चों, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक ही डोनर एटम से बनाता है एक बार में। अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो एक ही बना रहा है तो मोनोडेंटेट ही तो हुआ, बट वो बना मतलब उस पर डोनर एटम बनाने के लिए एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ऐसे को एम्बीडेंटेट बोलते हैं। ये CN और NC एक ही चीज़ है, ठीक है, इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, कार्बन भी डोनर एटम होता है, नाइट्रोजन भी, लेकिन एक साथ दोनों बॉन्ड नहीं बनाते। अगर ये दोनों एक साथ दोनों बॉन्ड बनाने लग जाएंगे तो बाइडेंटेट की कैटेगरी में चला जाएगा, और हमने इसको मोनोडेंटेट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें होता क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है C ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसमें कार्बन सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है बच्चों, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, इसको साइनो बोलेंगे। और अगर नाइट्रोजन बनाता है तो इसको बोलते हैं अपन आइसोसाइनो। अब कार्बन कब बनाया जाए, नाइट्रोजन कब बनाया जाए, ये केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन अब इसमें समझने वाली बात है कि दोनों एक साथ नहीं बना रहे। क्लियर है, कार्बन अगर बनाता है तो साइनो, और नाइट्रोजन बनाता है तो इसका नाम होता है आइसोसाइनो, ठीक है। तो डोनर एटम तो 2 हैं लेकिन बॉन्ड एक ही बना रहा है, तो है तो ये भाई बॉन्ड एक बना रहा है तो एम भी मोनोडेंटेट लिगेंड ही हुआ, लेकिन ये एक और बना सकता है, यानी दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी भी है, इसलिए ये बाइडेंटेट है, ठीक है। ऐसे ही देखो NO2 और ONO 2 डोनर एटम होते हैं इसमें भी, नाइट्राइट नेम है इसका, एक तो N, ये नाइट्रोजन डोनर एटम है और एक ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन डोनर एटम होता है तो इसका नाम होता है बच्चों नाइट्रो, और ऑक्सीजन होता है तो नाइट्राइटो, ठीक है। यहाँ पर अपन नाइट्रो में क्या करते हैं, आइट जो है नाइट्राइट का, इसको हटा, आइट को रिमूव करके O लगा रखा, और इसमें अपन ने क्या कर रहा है बच्चों, E को रिमूव करके O लगाया। अब देखो एक और एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि जैसे कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड ऐसे, जैसे H2 क्या है, ओनली 1 डोनर एटम इसमें है, और ओनली मोनोडेंटेट नॉट एम्बीडेंटेट। H2 मोनोडेंटेट लिगेंड है बच्चों, एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, बिकॉज इसके पास केवल एक ही डोनर एटम है, यानी ये एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसलिए ये मोनोडेंटेट है। बट डोनर एटम भी एक ही टाइप का है, इसके पास 2 टाइप के डोनर एटम नहीं है। क्लियर है। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें तो नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है यहाँ पर, ऑक्सीजन भी डोनर एटम है,
ये दो टाइप के डोनर एटम है। बॉन्ड ये भी एक बार में एक ही बना रहा है, इसलिए ये भी मोनोडेंटेट हुआ, बट इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी और भी है ना, इसलिए ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। मतलब ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिन पर डोनर एटम तो एक से ज़्यादा होते हैं बच्चों, लेकिन वो बॉन्ड एक बार में एक से ही बनाते हैं। क्लियर है या नहीं है? तो ये हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों एक नेक्स्ट लिगेंड और होता है किलेट लिगेंड। तो किलेट लिगेंड एक्चुअली में क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को बोला जाता है। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स फॉर्म मोर देन वन कोऑर्डिनेशन। क्लियर? पॉलीडेंटेड लिगेंड ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड विद सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म ए रिंग। एक रिंग बनाते हैं ये, विच कॉल्ड किलेट रिंग बच्चों। एंड लिगेंड कॉल्ड किलेट लिगेंड, मोनोडेंटेड और नॉट किलेट। मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होते हैं तो एक रिंग बनती है। क्या बनती है बच्चों? एक रिंग। उसे अपन क्या बोलते हैं? किलेट रिंग। और इस इफेक्ट को किलेट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है? और लिगेंड को किलेट लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी किलेट लिगेंड नहीं होते, क्योंकि वो रिंग नहीं बना सकते। ठीक है? इसका मैं देखो अपना एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर प्लेटिनम है, यहाँ पर भी सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, बट यहाँ जो लिगेंड है बच्चों वो है बाइडेंटेड लिगेंड, EN इथाइलिन डायमीन, और यहाँ है अमीन, ये मोनोडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर दो बाइडेंटेड लिगेंड है। अच्छा, एक जो EN होता है वो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो दो से बनेंगे चार, यानी चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर भी चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये चार दिए हुए हैं। एक से एक बनेगा, चार से चार बनेंगे। स्ट्रक्चर देखो, मैंने आपको बता दिया थाइलिन डायमीन ऐसा होता है, CH2 NH2 एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है बच्चों? दो। इधर से भी दो, चार बन गए। अब देखो यहाँ पर एक रिंग प्रेजेंट है इस तरीके की, है क्या? लेकिन यहाँ अगर अपन देखें तो ये चार लिगेंड्स अलग अलग हैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई रिंग नहीं बनेगी, अलग अलग हैं। और ये दोनों जुड़े हुए हैं, देखो इस तरह से दो डोनर एटम, तो इस इन दोनों कार्बन के थ्रू तो ये रिंग बन रही है पूरी। तो यहाँ पर कितनी किलेट रिंग है कोई? चिलेट रिंग भी बोल सकते हैं इसको। कितनी चिलेट रिंग है यहाँ पर? एक किलेट रिंग है, तो इधर राइट वाली किलेट रिंग और ये लेफ्ट वाली किलेट रिंग। अच्छा, मेंबर कितने हैं ईच रिंग में? देखो मेंबर कैसे गिनेंगे, यहाँ पर एक प्लेटिनम है इस रिंग में, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन तो बाहर लगे हुए हैं, नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन। ठीक है ना? तो यहाँ पर कितने मेंबर हुए? 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। अच्छा, 5 में से एक प्लेटिनम है, दो नाइट्रोजन है और दो कार्बन है, ये मोर स्टेबल है। ठीक है? लेकिन यहाँ कोई रिंग नहीं है, ये लेस स्टेबल है। किलेट इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं हो रहा, और यहाँ पर किलेट इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अच्छा, ये कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर अपन एक अमोनिया लिगेंड को ब्रेक करेंगे तो हमें एक बार ही एनर्जी देनी पड़ेगी, एक बॉन्ड, एक लिगेंड को ब्रेक करने के लिए एक बार एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक EN लिगेंड को हमें हटाना हो प्लेटिनम से, दो बॉन्ड रिमूव करने पड़ेंगे, ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। ऐसे भी इसको अपन समझ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका किलेट लिगेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है? तो बताओ अब ऑक्सिल किलेट लिगेंड की अगर अपन बात करें तो ऑक्सिलेट OX-2 ये किलेट लिगेंड बनाता है। ये OX-2 की बात करें तो ये किलेट लिगेंड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। EDT बिल्कुल होगा। साइनाइड ही किलेट लिगेंड नहीं होगा, क्योंकि मोनोडेंटेड। क्लियर? तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखो सेंट्रल मेटल एटम और आयंस जो होते हैं वो लिगेंड से बॉन्डेड रहते हैं, और इनको अपन एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों। उस पूरी स्पीसीज जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। K4FeCN का होल 6 ब्रैकेट में लिखा हुआ पोर्शन कौन सा है? सेंट्रल मेटल एटम Fe एंड CN लिगेंड लिखे हुए हैं। तो पूरा का पूरा जो स्पीसीज बनेगी इसे बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन स्पीसीज। क्या बोलेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्पीसीज। इसके बाहर यहाँ पर क्या लगा हुआ बच्चों? K4, ये है आयनिक एंटिटी, यानी आयनिक स्पीसीज है ये। ठीक है? काउंटर आयन भी इसको बोलते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो आयन लिखा होता है उसे आयनिक एंटिटी या काउंटर आयन बोलते हैं। ब्रैकेट वाले पोर्शन को अपन पूरे को कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर कंटेन 2 टाइप ऑफ स्पीसीज, मेटल एंड लिगेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, आयनिक एंटिटी या काउंटर आयन आगे है, पहले लिखा हुआ है, और कोऑर्डिनेशन स्पीसीज बाद में लिखी हुई है। जबकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें उल्टा हो, मतलब यहाँ पर देखो इस वाले में कोऑर्डिनेशन स्पेयर आगे लिखा हुआ है और काउंटर आयन बच्चों पीछे लिखा हुआ है। ओके, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, और लैप्टिक का मतलब है। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो द कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। लेकिन एक टाइप के अगर लिगेंड है तो होमोलैप्टिक, और अलग अलग टाइप के लिगेंड है तो हेटेरोलैप्टिक। जैसे देखो बच्चों एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा।
अगर हम बात करें होमोलैप्टिक की, अगर सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम से यहाँ पर 6 अमोनिया यानी अमाइन लिगेंड लगे हुए हैं बच्चों, 6 के 6 सेम है, एक जैसे लिगेंड है, तो ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर मेटल के साथ देखो 3 अमाइन लगे हुए हैं, 2 वाटर लगे हुए हैं, एक Cl, अलग अलग टाइप के 3 टाइप के लिगेंड यहाँ पर लगे हुए हैं। टोटल लिगेंड तो 6 है लेकिन टाइप 3 है, इसलिए ये हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो क्लियर हो रहा है, इस तरह से अपन देख सकते हैं। अब बच्चों अपन बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट, इसको अपन बाद में लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। एक और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है बच्चों, देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा एक अरेंजमेंट, एक स्ट्रक्चर होती है। भाई हम ये जानते हैं कि मेटल के सराउंडिंग में लिगेंड्स अरेंज रहते हैं, तो लिगेंड्स कितने अरेंज्ड हैं, ये अपन कह सकते हैं कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अरेंज्ड है मेटल के चारों तरफ, उससे क्या बनती है, स्ट्रक्चर बनती है, एक पॉलीहेड्रा बनता है, उसे अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। जैसे अगर मान लो मेटल के साथ एक लिगेंड है तो लीनियर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बनेगा, ठीक है। 2 लिगेंड या 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मेटल ने बनाए हुए हैं, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो भी लीनियर बनेगा। लेकिन अगर मेटल ने 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हुए हैं बच्चों, 3, तो प्लेनर ट्राइगोनल, ट्राइंगल जैसा बन गया नहीं, प्लेनर ट्राइगोनल बने, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का नेम होगा प्लेनर ट्राइगोनल। अगर मेटल के चारों तरफ बच्चों 4 लिगेंड लगे हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर मेटल का, तो टेट्राहेड्रल होगा। देखो मेटल के चारों तरफ अगर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, क्लियर है नहीं, और मेटल का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 है। अभी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालती हैं, VBT थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। sp3 है तो फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर केस होता है बच्चों, हुआ है अगर मेटल के चारों तरफ 4 लिगेंड हो लेकिन मेटल का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो, तो फिर पॉलीहेड्रा का नेम अलग होगा, उसे बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब मेटल के चारों तरफ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, क्लियर है, तो 2 टाइप के पॉलीहेड्रा पॉसिबल है। फर्स्ट है बच्चों टेट्राहेड्रल और सेकंड है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा मेटल का, और स्क्वायर प्लेनर कब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा VBT में, है ना। अच्छा, अब अपन बात करें इसकी, अगर मान लो 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है मेटल के चारों तरफ, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल पॉलीहेड्रा होगा, यानी 3 तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ट्रायंगल बना रहे हैं और ऊपर नीचे 2 पिरामिड्स बन रहे हैं, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा। और अगर मान लो बच्चों 6 हैं, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास होगा ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है एक और टॉपिक बच्चों हमारे पास, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ईजी है, देखो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम टू लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई सेंट्रल मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है टोटल लिगेंड्स के साथ, वो नंबर जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। FeCN को 6 - 4 और PtEN को +2। अगर इन दोनों को हम देखें तो यहाँ पर साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड होता है बच्चों, क्लियर है। एम्बीडेंटेट भी होता है, ये मोनोडेंटेट होता है वो भी। अच्छा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा एक बार में ही Fe के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर कितने साइनाइड लिखे हुए 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे बच्चों, 6, तो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। लेकिन यहाँ पर इसकी बात करें EN, तो EN क्या होता है बच्चों, इथाइलिन डाइअमाइन, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। मतलब एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है बच्चों, 2 बनाता है। यहाँ पर लिगेंड कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो 2 से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, 4। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों प्लेटिनम का, वो कितना आएगा, 4 आएगा, ओके। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आई। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर हो, चाहे VBT हो, चाहे CFT हो, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, देन इस चैप्टर में आपको कुछ भी आगे नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।